Assalamu alaikum everyone. I hope all of you people are doing good. I welcome all of you again to the YouTube channel of KS Wala. And as you know that we have started the JK economy over the channel, and today will be our first topic which will be regarding the sectors of the economy. यानी सबसे पहले हम sectors को देखेंगे, उसके बाद उनका contribution देखेंगे. So this lecture will be regarding the sectors of the economy. अब sectors क्यों important होते हैं, sector wise क्यों हम economy को divide करते हैं बेटा, तो ये चीज़ याद रखनी है आपको कि जब भी हम sectors की बात करते हैं, it actually gives us the real, we can say real इकोनॉमिक ग्रोथ और द फेस ऑफ इकोनॉमी, जिसमें हमें ये पता चलता है कि हर सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट करता है एंड एज पर द कंट्रीब्यूशन ऑफ द सेक्टर्स वी कैन एक्चुअली प्लान. तो प्लानिंग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि सेक्टर वाइज हमें पता हो कि कौन कौन सा सेक्टर हमें कितना कंट्रीब्यूट करता है हमारी इकोनॉमी को. सो व्हाई डू वी नीड सेक्टर्स इन द इकोनॉमी? वी डिवाइड द इकोनॉमी इनटू सेक्टर्स टू हेल्प अस or to understand how it actually ठीक है works, how it grows and where to focus our efforts for development. यानी हम सेक्टर वाइज इसीलिए डिवाइड करते हैं इकोनॉमी को ताकि हमें हर एक सेक्टर का पता चल सके और हमें हर एक सेक्टर में अकॉर्डिंगली हम अपनी प्लानिंग भी करा सकें. ठीक है, ये आपको याद रखना है. सो आवर इकोनॉमी इज एक्चुअली डिवाइडेड इन मोस्ट प्रोमिनेंट 3 सेक्टर्स, बट उसमें और 2 सेक्टर्स ऐड हुए हैं, वो भी हम पढ़ने वाले हैं. एंड द फर्स्ट प्रोमिनेंट सेक्टर ऑफ आवर इकोनॉमी इज प्राइमरी सेक्टर. अब प्राइमरी सेक्टर क्या होता है? प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर होता है बेटा जो डायरेक्टली डिपेंड करता है किस पे? हमारे नेचुरल रिसोर्स पे. इसीलिए हम प्राइमरी सेक्टर को कहते हैं एग्रीकल्चरल एंड अलाइड एक्टिविटीज. याद रखना, इसे हम कहते हैं एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज. यानी सिंपल कहें तो इट इंक्लूड्स ऑल एक्टिविटीज दैट आर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन नेचुरल रिसोर्सेज. दिस इज द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट बेसिक सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी. यानी प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर होता है जिस सेक्टर में आप डिपेंडेंट होते हो अपने नेचुरल रिसोर्स पे. फॉर एग्जांपल लैंड, वाटर, ठीक है, एयर, इन सब चीजों में जो भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है उन पे ही हम क्या होते हैं? डिपेंडेंट होते हैं. क्या क्या करने के लिए? प्रोडक्शन करने के लिए. ठीक है, सो दिस इज द प्राइमरी सेक्टर. इसमें क्या क्या हमारे कौन कौन से हमारे वर्क्स आते हैं या कौन कौन से हमारे काम आते हैं? फर्स्ट इज एग्रीकल्चर, सेकंड इज एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, थर्ड इज फिशिंग, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, क्वारिंग. तो ये सारे वर्क्स जो है ये हमारे कौन से सेक्टर में आते हैं? प्राइमरी सेक्टर में आते हैं. सो प्राइमरी सेक्टर आपको याद रखना है कि प्राइमरी सेक्टर जो है एंड द डेवलपिंग इकोनॉमीज जो हमारी होती है, मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग इकोनॉमीज वो सारी हमारे प्राइमरी सेक्टर पे ही डिपेंड करती हैं. जैसे अगर आपको पता हो तो आफ्टर द इंडिपेंडेंस इंडिया अभी जो है, अभी भी अगर हम बात करें तो 60 to 70% जो है इंडिया का जो हम कह सकते हैं कि जो वर्क फोर्स है वो अभी भी काम कर रहा है हमारे प्राइमरी सेक्टर में. अब प्राइमरी सेक्टर के कौन कौन से फीचर्स होते हैं उनको देखते हैं एक बार कि क्या क्या फीचर्स होते हैं इसके. सो जब मैंने आपको अभी बोला कि इसमें क्या होता है, इसका पहला फीचर जो है दैट वी आर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन नेचर. यानी इसमें हम डिपेंडेंट किन चीजों पे होते हैं? नेचुरल फैक्टर्स पे होते हैं. रेनफॉल हो गया आपका, क्लाइमेट हो गया आपका, सॉइल हो गया आपका, ठीक है, एयर हो गया. तो इन सब चीजों पे हम डिपेंडेंट रहते हैं हमारे प्राइमरी सेक्टर की जब हम बात करते हैं. इट इज लेबर इंटेंसिव. लेबर इंटेंसिव इसलिए क्योंकि इसमें मोस्ट ऑफ द वर्क फोर्स जो हमारी कंट्री का है वो कहां काम कर रहा है? हमारे प्राइमरी सेक्टर में, या जिसे आप एग्रीकल्चरल सेक्टर कहते हो. थर्ड, लो कैपिटल रिक्वायरमेंट. यहां पे आपको ज्यादा कैपिटल रिक्वायरमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती. पहली चीज इसलिए क्योंकि ये वो काम होता है जो लेबर इंटेंसिव होता है. दूसरी ये चीज कि गवर्नमेंट इस सेक्टर को बेस्ट करने के लिए या इस सेक्टर को, ठीक है, थोड़ा सा इनहांस करने के लिए आपको डिफरेंट सब्सिडीज, डिफरेंट लोन्स, डिफरेंट जो है हेल्प्स करता रहता है टाइम बाय टाइम. तो याद रखना ये चीज आपको. डोमिनेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज, जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं उनका दूसरा सेक्टर यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर उतना जो है डोमिनेंट नहीं होता. मोस्ट ऑफ द पीपल जो हमारे डेवलपिंग इकोनॉमीज के होते हैं वो कहां पे काम करते हैं? हमारे फर्स्ट सेक्टर में, दैट इज एग्रीकल्चरल सेक्टर. लास्ट वन इज प्रोन टू वेदर एंड क्लाइमेट शॉक्स. जो मैंने अभी कहा कि जब हम नेचुरल फैक्टर्स पे डिपेंड रहते हैं तो हम जो हमारा क्लाइमेट हो गया, वेदर कंडीशंस होगी, उन पे मेनली हम क्या रहते हैं? डिपेंडेंट रहते हैं. क्योंकि एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज है जिसमें हम प्रोडक्शन करते हैं ग्रेन्स की, बाकी सारे फूड आइटम्स की. अब वो पूरा डिपेंड करता है कि वेदर क्या रहता है आपका, और उसके साथ साथ क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या है, सॉइल क्या है, सॉइल कैसी है, ठीक है, उन सब चीजों पर डिपेंड करता है.
एंड द वर्कर्स वर्किंग इन दिस सेक्टर और आर कॉल्ड रेड कॉलर वर्कर्स। ये आपको याद रखना है कि जो भी वर्कर्स इस सेक्टर में काम करते हैं उन्हें कहा जाता है रेड कॉलर वर्कर्स। ठीक है, द सेकेंड सेक्टर जो हमें पढ़ना है दैट इज द सेकेंडरी सेक्टर, या जिसे आप कहते हो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। अब सेकेंडरी सेक्टर करता क्या है, जो भी चीजें प्रोड्यूस होती हैं हमारे प्राइमरी सेक्टर में, जैसे प्राइमरी सेक्टर में फॉर एग्जांपल फार्मिंग से डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रेन सीरियल्स क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, या कॉटन की एग्जांपल लो तो कॉटन प्रोडक्शन होती है कॉटन प्लांट से। ठीक है, और उन चीजों को एज रॉ मटेरियल्स यूज करता है हमारा सेकेंडरी सेक्टर, इसीलिए हम इसे कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी। सेकेंडरी सेक्टर को हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहते हैं। ठीक है, बिकॉज इट यूजेस the production of a primary sector as the raw material to produce the finished goods or items. So this sector converts raw materials into finished or semi-finished goods. It includes both small scale industries and large scale industries. For example, textile industries हो गई, textile factories हो गई, steel plants हो गए आपके, food processing units हो गए आपके, construction of building, roads, etc. infrastructure। ठीक है, ये सारी इंडस्ट्रीज हमारी कहां पे लाई करती हैं, हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के मेन फीचर्स कौन से हैं, या सेकेंडरी सेक्टर के मेन फीचर्स कौन से हैं? पहली चीज कि ये इस सेक्टर की वजह से, यानी जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, इट एड्स वैल्यू टू द रॉ मटेरियल्स और इट एड्स वैल्यू टू द नेचुरल प्रोडक्ट्स। जो भी नेचुरल प्रोडक्ट्स हमारे प्राइमरी सेक्टर से निकलते हैं, ये उनका वैल्यू ऐड करता है बाय रिफाइनिंग देम और बाय एनी अदर प्रोसेस। दूसरी चीज मोर ऑर्गेनाइज्ड एंड कैपिटल इंटेंसिव। ये यहां पे क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हम ज्यादातर कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। इट मींस कि हम ज्यादातर मशीन्स को यूज करते हैं फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ये आपको याद रखना है। थर्ड इज अर्बन सेंटर्ड एम्प्लॉयमेंट। अर्बन सेंटर्ड एम्प्लॉयमेंट इसलिए क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन मेनली कहां पे की जाती है, अर्बन एरियाज में की जाती है। ठीक है, और जो भी कैपिटलिस्ट होता है वो हमेशा अर्बन एरियाज की तरफ ही ज्यादा देखता है, क्योंकि वहां पे रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी रह रहा होता है हमारा, तो वहां पे उसके गुड्स एंड सर्विसेज आराम से बिक सकते हैं। द फोर्थ वन इज ड्राइव्स इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसकी वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और भी डिफरेंट टूल्स बनाता है, कैपिटल गुड्स बनाता है, तो वो कैपिटल गुड्स और कैपिटल गुड्स को बनाते हैं, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए हेल्प कर सकता है। ठीक है, सोर्स ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड जीडीपी ग्रोथ। ये इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है, इंडस्ट्रियलाइजेशन में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाते हैं वो आपकी जीडीपी, पहली चीज वही है कि जीडीपी को ग्रो करेगा। दूसरी चीज एक्सपोर्ट्स को भी क्या करता है, ये ग्रो करता है। क्यों? क्योंकि जितना बेस्ट आपका इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, इंडस्ट्रियलाइज्ड एरिया होगा, जितना आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बेस्ट होगा, उतने ही गुड्स एंड सर्विसेज आप अच्छे बना सकते हो और उन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज को आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, सो द वर्कर्स विच एक्चुअली वर्क इन दिस सेक्टर आर कॉल्ड एज ब्लू कॉलर वर्कर्स। ये आपको याद रखना है कि जो भी वर्कर्स हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर में या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम करते हैं, उन वर्कर्स को हम ब्लू कॉलर वर्कर्स कहते हैं। द थर्ड प्रोमिनेंट सेक्टर of our economy or any economy is tertiary sector. इसे आप सर्विस सेक्टर भी कहते हो। टर्शियरी सेक्टर को क्या कहा जाता है, सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। सो व्हाट दिस सेक्टर एक्चुअली प्रोवाइड्स यू, इट प्रोवाइड्स यू द सर्विस इंस्टेड ऑफ गुड्स एंड गुड्स। ठीक है, सो दिस सेक्टर प्रोवाइड्स सर्विसेज इंस्टेड ऑफ गुड्स। इट सपोर्ट्स द फंक्शनिंग ऑफ बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स। जो टर्शियरी सेक्टर हमारा होता है, इट प्रोवाइड्स यू द जॉब्स, इट प्रोवाइड्स यू द सर्विसेज, जिसकी वजह से जो भी सर्विसेज यहां पे प्रोड्यूस होती हैं या जो सर्विसेज ये प्रोवाइड करता है, ये सर्विसेज दोनों सेक्टर, चाहे आपका एग्रीकल्चरल सेक्टर हो चाहे वो आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, कहीं ना कहीं उनकी हेल्प करता है एंड फैसिलिटेट करता है उनको। फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हो गई, बैंक इंश्योरेंस सर्विसेज हो गई, हेल्थ केयर सर्विसेज, एजुकेशन सर्विसेज, टूरिज्म, शॉप्स, मीडिया, एंटरटेनमेंट, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ टेरिटरी सेक्टर। सर्विस सेक्टर के कहां पे ये सारी चीजें जो है, ट्रांसपोर्ट ये आपको सर्विस प्रोवाइड करता है, बैंकिंग ये आपको डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है, इंश्योरेंस ये आपको डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करता है, हेल्थ केयर डॉक्टर्स, ठीक है, वो आपको डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, एजुकेशन दैट इज टीचर्स सर्विस प्रोवाइड करते हैं आपको। सो व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ दिस
sector actually firstly is that it is the fastest growing sector in many economies. इंडिया की भी बात करें तो इंडिया में भी जो है सर्विस सेक्टर जो हमारा है, इट इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर टिल नाउ. सो फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर इन मेनी इकोनॉमीज. दूसरी चीज वहां पे हमने देखा कि वहां पे एग्रीकल्चर सेक्टर में हमने देखा कि वहां पे लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी ज्यादा यूज की जाती है. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हमने देखा कि जो है कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज की जाती है. बट द थर्ड थिंग इज दैट यहां पे क्या चाहिए? नीड स्किल्ड लेबर्स. यहां पे स्किल्ड लेबर्स चाहिए आपको. यानी सर्विस सेक्टर में वही काम कर सकता है जिसके पास फुल फ्लेज्ड आपके स्किल्स हो किसी काम को करने के लिए. हाई कंट्रीब्यूशन टू द जीडीपी. इंडिया की बात करें तो अराउंड 55% जो है जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है हमारा टेरिटरी सेक्टर, दैट इज सर्विस सेक्टर. इसलिए हम इंडिया को सर्विस इकोनॉमी से भी जानने लगे हैं अब. ठीक है. राइजिंग डिमांड इन अर्बन एरियाज. अर्बन एरियाज में इसकी ज्यादा डिमांड है बिकॉज अर्बन एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा खासा होता है, एजुकेशन अच्छी खासी होती है, स्किल डेवलपमेंट ज्यादा होती है. तो ज्यादा जहां पे डेवलपमेंट होगी स्किल्स की, वहां पे सर्विसेज की ज्यादा डिमांड होगी. उसके साथ साथ इंक्लूड्स बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल जॉब्स. ये आपको याद रखना है कि सर्विस सेक्टर में फॉर्मल जॉब्स भी आते हैं हमारे और इनफॉर्मल जॉब्स भी आते हैं. व्हाट वी कैन से इज एक्चुअली ऑर्गेनाइज्ड और unorganized jobs also. But the workers which actually work in the tertiary sector are known as white collar workers. उन्हें क्या कहा जाता है? White collar workers कहा जाता है. The fourth most prominent sector, ठीक है, जो हमारी इकोनॉमी का है या डिफरेंट इकोनॉमीज का है, उसे हम कहते हैं क्वार्टरनरी सेक्टर. अब क्वार्टरनरी सेक्टर होता क्या है? क्वार्टरनरी सेक्टर उस सेक्टर को कहा जाता है जहां पे इंटेलेक्चुअल इंफॉर्मेशनल या हम कह सकते हैं इंटेलेक्चुअल सर्विसेज आपको प्रोवाइड की जाती हैं. इंटेलेक्चुअल सर्विसेज एज इन दैट इट इन्वॉल्व्स इंटेलेक्चुअल इंफॉर्मेशन बेस्ड सर्विसेज. इट इज अ स्पेशलाइज्ड पार्ट ऑफ द टेरिटरी सेक्टर. ये टेरिटरी सेक्टर का ही पार्ट है बट द स्पेशलाइज्ड वन. स्पेशलाइज्ड वन का मतलब यह है कि इसमें इंटेलेक्चुअल चीजें, इनोवेशंस होती हैं, यानी वो लोग इसमें आते हैं जो हम कह सकते हैं फॉर एग्जांपल साइंटिस्ट्स हो गए आपके, जो किसी ना किसी चीज की इनोवेशन करते हैं. सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हो गए, ठीक है, जो किसी ना किसी चीज की क्या करते हैं? इनोवेशन करते हैं. दैट इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट. अगर मैं एग्जांपल दूं इसकी तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स इसमें आते हैं, जो आप R&D कहते हो, जो इनोवेशंस करते हैं, नई नई चीजें हैं. सॉफ्टवेयर एंड IT सर्विसेज आती हैं आपकी. कंसल्टेंसी, फाइनेंशियल एनालिसिस हो गया, साइंटिफिक रिसर्च एंड डिजाइन हो गया. तो ये सारे सर्विसेज जो है वो हमारे क्वार्टरनरी सेक्टर में आते हैं. अब क्वार्टरनरी सेक्टर के फीचर्स क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स जो हमारे क्वार्टरनरी सेक्टर के हैं, दैट हाई ह्यूमन कैपिटल. यहां पे आपको क्या चाहिए? जो भी यहां पे काम करे, ठीक है, वो ह्यूमन जो होता है, यहां पे ह्यूमन कैपिटल की ही जरूरत पड़ती है. इट मींस इंटेलेक्चुअल पर्संस की. यहां पे उन बंदों की जरूरत होती है विच आर हाईली ट्रेन्ड एंड स्किल्ड. ठीक है. सो हाई ह्यूमन कैपिटल ड्राइव्स इनोवेशन एंड प्रोडक्टिविटी. नई नई चीजें इस सेक्टर से निकल के आती हैं. जो भी साइंटिस्ट्स हैं वो हर दिन किसी ना किसी चीज पे काम कर रहे हैं, कोई ना कोई नई इनोवेशन कर रहे हैं. ठीक है. ऐसे ही सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं तो नई नई इनोवेशन होती रहती हैं. बैकबोन ऑफ द डिजिटल इकोनॉमी. जब हम डिजिटल इकोनॉमी की बात करते हैं तो क्वार्टरनरी सेक्टर एक्चुअली इज द बैकबोन ऑफ द डिजिटल इकोनॉमी. क्यों? क्योंकि डिजिटल इकोनॉमी में सब कुछ कैसे चलता है? बाय द सॉफ्टवेयर्स. ठीक है, बाय द इंटेलेक्चुअल्स. हर कोई चीज जो डिजाइन की जाती है दैट इज डिजाइन्ड बाय द इंटेलेक्चुअल पीपल्स ओनली. सो ये हमारा बैकबोन बनता है जब डिजिटल इकोनॉमी की बात आती है. सो वेरी इंपॉर्टेंट इन नॉलेज इकोनॉमीज. जो नॉलेज इकोनॉमीज है वहां पे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. सो द पीपल्स हु वर्क here actually are known as knowledge workers. उन्हें क्या कहा जाता है? knowledge workers कहा जाता है. ये आपको याद रखना है. Last thing is क्वेनरी सेक्टर. व्हाट इज क्वेनरी सेक्टर? क्वेनरी सेक्टर कौन सा सेक्टर होता है? ये वो सेक्टर होता है जिसमें आपके टॉप नॉच जो भी आपके लेजिस्लेटर्स हो गए या इंस्ट्रक्टर्स हो गए या जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द इकोनॉमी आती है. फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट हो गया आपका, प्राइम मिनिस्टर हो गया आपका. ठीक है, प्रेसिडेंट्स हो गए, प्राइम मिनिस्टर्स हो गए, CEOs हो गए, ब्यूरोक्रेट्स हो गए, वो सारे कौन से सेक्टर में आते हैं? क्वेनरी सेक्टर में आते हैं आपके. दैट्स व्हाई दिस सेक्टर इंक्लूड्स पीपल हु मेक हाई लेवल डिसीजंस. तो हाई लेवल डिसीजंस किसी भी इकोनॉमी में कौन लेता है? इट मे बी द प्राइम मिनिस्टर, इट मे बी द प्रेसिडेंट, इट मे बी द CEOs ऑफ द डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, इट मे बी द ब्यूरोक्रेट्स ऑल्सो, पॉलिसी मेकर्स, थिंक टैंक्स, टॉप एजुकेटर्स एंड हेल्थ केयर हेड्स. सो वो सारे लोग कहां पे आते हैं? वो सारे लोग हमारे
क्वेनरी सेक्टर में आते हैं। सो वी कैन से द क्वेनरी सेक्टर जो होता है, इट एक्चुअली इज द हाई लेवल डिसीजन मेकर्स आर प्रेजेंट देयर। इसमें क्या होते हैं, हाई लेवल डिसीजन मेकर्स क्या होते हैं, हमारे क्वेनरी सेक्टर में आते हैं। अब क्वेनरी सेक्टर के फीचर्स क्या है एक्चुअली, पहली चीज कि क्वेनरी सेक्टर में जो जो पर्सन आता है, डेफिनेटली अगर प्राइम मिनिस्टर है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज वैसी ही है, अगर प्रेसिडेंट है तो उसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, हेल्थ केयर का कोई टॉप नॉच हम कह सके टॉप नॉच ऑर्गेनाइजेशन है तो उसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हाईएस्ट लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लीडरशिप। दूसरी चीज इन्वॉल्व्स प्लानिंग, पॉलिसी, डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग, गवर्नमेंट प्लानिंग करता है, प्रेसिडेंट, आपके प्राइम मिनिस्टर्स हो गए, डिफरेंट और भी लोग हो गए, प्लानिंग करते हैं, पॉलिसी मेकिंग करते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं। स्मॉल इन साइज बट हाईली इंपैक्टफुल, डेफिनेटली बिकॉज टॉप नॉच जो भी हमारी टॉप नॉच ये होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं या टॉप नॉच जो भी हमारे लीडर्स होते हैं, दे आर वेरी लो इन वी कैन से नंबर्स, ठीक है, बट हाईली इंपैक्टफुल क्योंकि उनके डिसीजंस जो है वो माने जाते हैं। सो रिक्वायर्स एक्सपर्ट्स एंड एक्सपीरियंस। ये इस क्वेनरी सेक्टर में आने के लिए जो भी पर्सन इस क्वेनरी सेक्टर में आता है उसमें क्या होना चाहिए, उसमें एक्सपर्टीज होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। जैसे आपके लीडर्स हो गए 6-6, 10-10 साल से जो है वो पॉलिटिशियन बने हैं या उन्होंने काम देखा हुआ है, उनके पास एक्सपीरियंस है पॉलिटिक्स का, ठीक है। उसके साथ साथ उसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल तो आपके सामने है, ठीक है, हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हो गए, ठीक है, या जो उनके साथ हैं और भी लीडर्स, डिफरेंट लीडर्स हैं हमारे, ठीक है। तो ये किस वाले सेक्टर में आते हैं, ये हमारे क्वेनरी सेक्टर में आते हैं। सो क्वेनरी सेक्टर में जो जो बंदे काम करते हैं, जो जो लोग काम करते हैं, दे आर कॉल्ड एज गोल्ड कॉलर प्रोफेशनल्स। उन्हें कहा जाता है गोल्ड कॉलर प्रोफेशनल्स, ठीक है। सो सबसे टॉप नॉच वर्कर्स जो हमारी कंट्री में या किसी भी इकोनॉमी में होते हैं, दे आर गोल्ड कॉलर वर्कर्स। सो दिस वाज ऑल अबाउट what are the different sectors of the economy or what are the different features of the different sectors of the economy, ठीक है। या मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।